बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वार वन, जंग अज़ीम अवल जो हुई 1914 से लेके 1918 तक। तो इस जंग के बारे में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पीपीएससी के हो गए, एफपीएस के हो गए, एनटीएस के या बीपीएससी, केपीएससी, तो इन सब के बारे में यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड वार वन के बारे में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वार वन 1914 से स्टार्ट हुई और 1918 तक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, ये जंग क्यों शुरू हुई, इस जंग का आगाज़ क्यों हुआ। तो एक कंट्री था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, है बल्कि अब भी ऑस्ट्रिया कंट्री है। इसका एक शहजादा होता है, प्रिंस। ऑस्ट्रिया का क्या होता है, प्रिंस होता है, जिसको प्रिंस फर्डिनेंड के नाम से याद किया जाता है। क्या नाम होता है, प्रिंस फर्डिनेंड। तो ये शहजादा जो है फर्डिनेंड, ये दौरा करता है किसका, साराजेवो का। इसका दौरा करता है जी, ये दौरा करता है साराजेवो का। अच्छा, ये साराजेवो है, ये कैपिटल होता है किसका, कैपिटल है किसका, बोस्निया का। कैपिटल ऑफ बोस्निया। तो जब वहाँ दौरा करता है तो वहाँ इसको क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है किसको, शहजादे फर्डिनेंड को। ठीक है, दोबारा देखें, ऑस्ट्रिया का शहजादा होता है जिसका नाम है फर्डिनेंड, और वो दौरा किसका करता है, बोस्निया का। बोस्निया के कैपिटल साराजेवो में रुका होता है और उसे सुबह 10:45 पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो उस वक़्त जो है ना, अलायंस चल रहे थे, यानी कि अगर किसी ने जो है ऑस्ट्रिया पे हमला किया तो समझ लो कि उसने ऑटोमन अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया पे हमला किया, जर्मनी पे किया। यानी कि इनके क्या थे, अलायंसेस थे, इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। अगर किसी एक मुल्क के पे भी कोई भी जो है जंग मुसल्लत करता है कोई मुल्क दूसरा, तो वो सारे मिलके जो है उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो उधर से एक अलाइड पावर होती है और सेंट्रल पावर होती है, जो जिनके क्या होते हैं, आपस में इत्तेहाद होते हैं। क्या होते हैं जी, आपस में इत्तेहाद होते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, आगे डिस्कस करते हैं कि दुनिया के जो मेन कंट्रीज थे उनके दो धड़े बन गए, एक थे सेंट्रल पावर और एक क्या कहलाते थे, अलाइड पावर। अब ये देखते हैं कि अलाइड पावर में कौन कौन से कंट्री थे और सेंट्रल पावर में कौन कौन सी पावर्स थी, कौन कौन सी कंट्रीज थी। देखेंगे, फ्रांस अलाइड पावर में था, बरतानिया, यूके जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, जापान, यूएसए और रशिया, ये अलाइड पावर्स में थे। आप इनको याद रख सकते हैं फजूर से,
UJUR। F से फ्रांस, U से यूके, J से जापान, U से यूएसए, R से रशिया। ये कौन थे जी? अलाइड पावर्स थी। क्या थी? अलाइड पावर्स थी। सेंट्रल पावर में देखें, सबसे बड़ी ताकत ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, इनका इत्तेहाद था। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये उस वक्त एक ही थे इनके, हंगरी ऑस्ट्रिया। ठीक हो गया। और बल्गेरिया। तो देखते हैं कि अब आपने जो देखिए ये वाले कंट्रीज़ का आपस में इत्तेहाद होता है, फ्रांस, यूके, जापान, यूएसए, रशिया, और ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया। तो क्योंकि जो मगरबी ताकतें थीं वो तो पहले ही ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के दर पे थी, वो पहले ही इसके खिलाफ जो है ना बहुत सारी साजिशें रची जा रही थी, और वो एक मौके की ताड़ में थे, और जो वो मौका जो है फराम हो गया कि ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे को कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह करके जो है ये जंग जो है छिड़ गई, एक बड़ी जंग जो 4 साल तक जारी रही, 1914 से लेके 1918 तक। अच्छा, आप ये देखते हैं कि इनके हेड ऑफ स्टेट्स क्या थे, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस का उस वक्त कौन सा हेड ऑफ स्टेट था जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। इसी तरह तो देखते हैं जी, इनका जो फ्रांस का था उस वक्त जॉर्ज क्लीमेंसो। हेड ऑफ स्टेट क्या कौन था जी? जॉर्ज ठीक है, जॉर्ज क्लीमेंसो फ्रांस का था। अच्छा, यूके में देखिए, यूके में दो दो चल रहे थे निज़ाम। एक तो किंग, बाद से जैसे अब भी है, अब तो उसने क्या अपने कम कर लिए एक तरह से, भाई सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है मुल्क के अमूर, और प्राइम मिनिस्टर। तो यूके का जो किंग था उस वक्त जॉर्ज 5, जिनके जॉर्ज पंजम था। यूके का उस वक्त कौन था जी? किंग जॉर्ज पंजम। और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो डेविड था, डेविड जॉर्ज। ठीक हो गया। अच्छा, जापान के अंदर मिनॉरिटी चल रही थी, अब भी वहां पे ऐसे ही है। जापान के अंदर जो है वो मिनॉरिटी चल रही थी, अब भी वहां पे ऐसा ही है। तो कौन थे उस वक्त जी? ट्रोची मस्ताका। ट्रोची, जापान में कौन थी? ट्रोची मस्ताका। अच्छा, अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए का उस वक्त जो प्रेसिडेंट था, ये आपने जरूर याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार, विल्ड्रो विल्सन था। विल्ड्रो विल्सन। अच्छा, अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया का था निकोलस दोम, निकोलस सेकंड। ठीक है, ये आप याद रख लें। फ्रांस का उस वक्त जो था हेड ऑफ द स्टेट था जॉर्ज क्लीमेंसो था, और यूके का जो किंग था वो जॉर्ज पंजम था, और जो प्राइम मिनिस्टर डेविड जॉर्ज था यूके का। और उसके बाद देखें जापान का देखें तो ट्रोची मस्ताका था उस वक्त किंग इनका, और यूएसए का जो प्रेसिडेंट था विल्ड्रो विल्सन, और रशिया का क्या कौन थे? निकोलस दोम, निकोलस दोम। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल पावर थी उनके हेड ऑफ द स्टेट्स कौन थे। अगर ऑटोमन एम्पायर की बात की जाए तो उस वक्त इनका जो सुल्तान था वो था जी महमद
ठीक है, महमद था। तो महमद पंजम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, महमद पंजम। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब देखते हैं कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का जो हेड ऑफ स्टेट था वो था जी कैसर विल्हेल्म दोम। लिख लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पूछा जा सकता है, कैसर विल्हेल्म दोम। ठीक है, इनके याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया के। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, फ्रांस जोसेफ था इनका, फ्रांस जोसेफ था हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन आपने इनके, यूके के और यूएसए के, ये आपने याद रखना है, और ऑटोमन एम्पायर का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ताकतें थी इनके इनके जो है ना आपस में जो है इत्तेहाद थे, तो यूएसए की अगर बात की जाए तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनके वर्ल्ड वार 1 में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। कब तक? 1917 तक। 1917 तक ये क्या करता है कि ये सिर्फ तमाशा देखता है, और बल्कि तमाशा ही नहीं देखता बल्कि इनको जो है वेपन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है जी? वेपन प्रोवाइड करता है दूसरी स्टेट्स को। कब तक? 1917 तक। और 1917 के बाद ये भी क्या हो जाता है जी, डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व हो जाता है वर्ल्ड वार 1 में। डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व हो जाता है किसमें जी? वर्ल्ड वार 1 में। तो अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या होगा जी। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ मुआहदे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं रेज करता हूँ। तो इनके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। लिखेंगे बैरलफोर्ड डिक्लेरेशन। बैरलफोर्ड डिक्लेरेशन कब हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? 1917 में, 1917 में। अब ये था क्या? जो बैरलफोर्ड डिक्लेरेशन था, देखें जी, उस वक़्त फ़लस्तीन में और जो आज इसराइल बना पड़ा है, इसराइल कंट्री जो है बन गया है वहाँ पे, तो उस वक़्त किसकी हुकूमत थी वहाँ पे? ऑटोमन एम्पायर की, सल्तनत उस्मानिया की। तो क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया जो है ये हार जाते हैं, इनके हारने लगते हैं। तो उस वक़्त जो है बरतानिया जो है, ब्रिटिश जो है, वो एक डिक्लेरेशन लेके आते हैं जिसको बैरलफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बैरलफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। कब ये लेके आए? 1917 में। अब ये था क्या? फ़लस्तीन के अंदर, कहाँ पे? फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को इजाज़त दी गई इस मुआहदे के अंदर कि वो वहाँ पे आके रह सकते हैं। देखें जी, फ़लस्तीन के जो लोग थे वो गरीब थे, तो ये जो यहूदी थे इनको जो है दूसरे लोग जो है, दूसरी जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट कर रही थी, तो इनके पास ज़्यादा माल था। तो ये जैसे ही इनको इजाज़त मिली फ़लस्तीन में रहने की, तो यहूदियों ने क्या किया कि वहाँ पे ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। तो आप देखिए, अगर एक ज़मीन, एक मरला जो है फ़र्ज़ करें कि 5 लाख का है, अगर आपको उसके इवज़ जो है 5 लाख के बजाय क्या है 30 लाख मिल रहे हैं या 25 लाख मिल रहे हैं, तो आप तो उसको ऊपर क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि एक चीज़ अगर फ़र्ज़ किया कि 10,000 की है, तो अगर वो आपको जो है इसका मुनाफा जो है वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो है ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसको सेल कर दोगे। तो फ़लस्तीन के बाशिंदों ने क्या किया, उन्होंने साजिश को ना बांपा, बल्कि एक मसूमियत में आके, ये एक लालच में आके फंस गए। वो ये कि
जो ज़मीनें थी वो फ़रोख्त करना शुरू कर दी किस पे, फ़लस्तीन के मुसलमानों ने, किसको, यहूदियों को, और यहूदियों ने एक बड़ी मिक़दार में जो है ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। तो इस तरह करके वहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है वो आबाद होगी, किसकी, यहूदियों की। और कब उनको इजाज़त मिली? 1917 में। 1917 से पहले यहूदियों को वहाँ पे जाने की, वहाँ पे दाखिल होने की, वहाँ पे ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि जब हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दो, हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये फ़तह किया तो उस वक़्त ये मुआहदा हुआ था ईसाइयों से कि यहूदियों को कभी भी यहाँ पे जो है दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो जब भी ये लोग जो है यहूदी वगैरह जाते, किसके पास जाते, खलीफा सुल्तान के पास जाते, जब ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान होता, वो अक्सर यही जवाब देते कि हमारा वही जवाब है जो हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया था, हमारा वही जवाब है जो हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया था। तो इसलिए उनको इजाज़त ना मिल सकी वहाँ रहने की। लेकिन जैसे वो जंग हार रहा होता है तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं बेरलफोर्ड डिक्लेरेशन, जो जिसके मुताबिक क्या होता है, यहूदियों को वहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाती है, यहूदियों को वहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है और वो वहाँ पे ज़मीनें खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे एक मुआहदा हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज कहते हैं, वर्सलीज कहते हैं। ये कब हुआ? 1919 में। अब ये मुआहदा क्या था? ये मुआहदा जो है जर्मनी और जो अलाइड पावर्स थी उनके दरमियान था। ठीक है, अब ये क्या था? जो अलाइड पावर्स थी फजूल, जिसको मैंने कहा फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, ये वाली जो ताकतें थी, अलाइड पावर्स थी, इन्होंने मुआहदा किया किसके साथ? जर्मनी के साथ, कि वो जो है नंबर 1 कि वो जो है तुर्की का यानी ऑटोमन एम्पायर का बिल्कुल साथ नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि उन पर पाबंदियाँ लगाएंगी कि वो जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे आगे, और भी इस तरह की उन पर इकोनॉमिकल क्राइसिस थोप दिया गया कि इकोनॉमिकली जो है वो ये फ़लाँ चीज़ें जो है वो बाहर नहीं अपनी जो है बेच नहीं सकेंगे, वहाँ से ख़रीद नहीं सकेंगे। इस तरह करके वहाँ पे जर्मनी पे क्या लग जाती हैं? सैंक्शंस लग जाती हैं, पाबंदियाँ लग जाती हैं। इस मुआहदे में लगती हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में। क्योंकि वन पेपर MCQ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड वार 1 में जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है ये कब हुआ? 1919 में, यानी कि जब जंग तो ख़त्म हो गई लेकिन उसके बाद ये मुआहदे होते हैं। ठीक है, इसी जंग के नतीजे में होते हैं ना। जर्मनी पे क्या लगती हैं? पाबंदियाँ लगती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में किस कंट्री पे सैंक्शंस लगी? जर्मनी पे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि डिटेल तो आपसे पूछ नहीं जाएगी, वो MCQ होगा बस, ये इस तरह का भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। आगे एक मुआहदा होता है जिसको ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स कहते हैं। अच्छा, जब ये वर्ल्ड वार 1 हो रही थी जिनके 1914 से 1918 के दरमियान, तो वहाँ पे जो अडोल्फ हिटलर था, क्या था? हिटलर था उस वक़्त जो है बतौर सिपाही जो है बतौर आर्मी का ज्वाइन की हुई थी उसने जर्मनी की। तो ये आगे जाके जो है वर्ल्ड वार 2 जो है वो स्टार्ट ही हिटलर की वजह से होती है। वर्ल्ड वार 2 जो 1939 में स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट ही जर्मनी की वजह से होती है। जर्मनी में उस वक़्त हिटलर जो है वो क्या आ जाता है? इक़्तिदार में आ जाता है। लेकिन इस वक़्त जो है हिटलर कहाँ पे होता है जी? जब वर्ल्ड वार 1 लड़ी जा रही है तब वो जो है एक मेन जो है आर्मी में एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि वर्ल्ड वार 1 जो है उसने लड़ी और उसने उस पर बड़ी बहादुरी से लड़ी, जिसपे उसने जो है अवार्ड भी जीते, यानी कि वहाँ की जर्मनी की गवर्नमेंट में बाद में दिए। तो लेकिन बाद में जाके कुछ दौर चलता है, वो हम जब वर्ल्ड वार 2 डिस्कस करेंगे ना तो उसमें। वर्ल्ड वार 1 में इतना बस याद रखेंगे जर्मनी जो है
जर्मनी का जो हिटलर था, बेसिकली ये ऑस्ट्रिया का था लेकिन बाद में जर्मनी में आया, लेकिन ये जर्मनी की आर्मी उसने ज्वाइन की हुई थी वर्ल्ड वार 1 में। अच्छा आप चलते हैं आगे, ये ट्रीटी ऑफ सेवर्स क्या था जी? अच्छा ये हुआ 1920 में। कब हुआ? 1920 में। अब ये क्या था? ये जो था ये ऑटोमन एम्पायर, जो अब क्या है तुर्की है, ऑटोमन एम्पायर और अलाइड पावर्स के बीच में हुआ। अब ये मुआहदा क्या था? ट्रीटी ऑफ सेवर्स ये मुआहदा था, सबसे पहले तो ये कि आप जो हैं अपनी जो यानी कि ये एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, ये ख़त्म कर दें, और जो जो कंट्री जो है आपके अंडर आते हैं ऑटोमन एम्पायर के, सिर्फ तुर्की अपने पास रखें, बाकी सबको क्या कर दें, छोड़ दें। तकरीबन 60-62 कंट्री था उस वक्त इसके अंदर जो आता था, तो इनको मजबूर कर दिया गया कि वो क्या कर दें, छोड़ दें। ये हिजाज का इलाका जो अब सऊदी अरब है, इसके साथ जितने अरबी 7 अरब के ममालिक हैं वो सारे ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। इसी तरह अफ्रीका के कुछ ममालिक, तो इनको ये इस माहले के तहत ये मजबूर किया गया कि उनको क्या कर दें, छोड़ दें, आज़ाद कर दें। तो ये था ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जो क्या हुआ 1920 में हुआ। अच्छा फिर जब ये वार होती है, इसके नतीजे में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख के जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बनती है जिसको ILO कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। क्या नाम दिया मैंने? ILO। अब ये क्या था? ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लिखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये कब बनाई गई? इसकी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। ठीक, अब ये थी क्या, ये क्यों बनाएगी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाएगी, जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई तो कुछ ममालिक ने क्या किया कि कुछ गुलाम खरीदे, कुछ मजदूर भर्ती किए जिस तरह, और उनको गुलामों को खरीद कर जो है ना उनको जंग में इस्तेमाल किया गया। अगर हम ब्रिटिश की बात करें, UK की, ब्रिटिश एम्पायर की, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस वक्त उनकी गवर्नमेंट जो है कहाँ पे थी, हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में थी, हमारे बरसगीर में थी। बरसगीर में किन की हुकूमत थी उस वक्त? अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ क्या करते, वहाँ की जो आर्मी थी जिनकी हिंदुस्तान की, उनको खामखा उनकी आर्मी को क्या किया, इस्तेमाल किया। किस में इस्तेमाल किया? अपनी जंग में। जंग हिंदुस्तानियों की जंग तो नहीं थी, जंग तो बरतानिया की थी, लेकिन उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? इसी तरह दूसरे ममालिक ने, मतलब जो उनके अंडर आता था लेबर, वो इस्तेमाल की कहाँ पे? वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की। तो इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको हकूक दिलाती थी। ठीक हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में था। और ये कब बनी? 1919 में। अच्छा फिर एक और लीग बनती है, एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाम दिया जाता है LON का। ठीक है जी, ये क्या थी? LON लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। अच्छा ये अब इसको, इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इसको जो है चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वार 1 भी कहते हैं, चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वार 1 भी कहते हैं, क्योंकि ये
वर्ल्ड वार वन के नतीजे में बनी थी, जिसको LON कहते हैं। अच्छा, इसको जो है यही जो LON है यही आगे जाके क्या बन जाती है, UNO बन जाती है, जो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे बनती है जी, अमेरिका में। अच्छा, फिर एक मुआहदा होता है जिस इसी के नतीजे में ट्रीटी ऑफ पीस उसे कहा जाता है, अमन का मुआहदा। कौन करता है जी, USA करता है। और USA के उस वक्त मैंने बताया कि सदर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, विल्ड्रो विल्सन था, विल्ड्रो विल्सन। तो ये जो है मुआहदा करता है अमन का, और अमन की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में इसको जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 1920 में इसको क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अमेरिका की यही पॉलिसी रही है कि जंग भी ये खुद करवाता है और फिर बाद में रोकता भी खुद है, और इस तरह करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें कमाता है, और मतलब ये एक तरह से जो है पूरी दुनिया में एक मुसल्लत हो चुका है। अब तो ये एक पावर बन चुकी है, और इसके पैरेलल में पावर चाइना बन चुकी है। तो बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाले जो कुछ क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि विल्ड्रो विल्सन को किसके नतीजे में जो है नोबेल प्राइज़ मिला, ट्रीटी ऑफ पीस पे मिला, वर्ल्ड वार वन के बाद मिला, और कब मिला, 1920 में। ये आपने कुछ चीज़ें थी याद रखनी है इसके बारे में। तो आगे चलते हैं, आगे एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बारे में देखते हैं, और बस फिर हमारा वर्ल्ड वार वन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक मुआहदा होता है जी ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुआहदा था। ये कब हुआ, 1923 में। अब इस मुआहदे में क्या था, इस मुआहदे में जो है तुर्की के साथ बहुत ज़्यादती हुई कि सारे सैंक्शंस जो हैं लगी तुर्की पे, किस पे, सैंक्शंस ऑन तुर्की। कब हुआ ये, 1923 में। उस वक्त था जी जुलाई का महीना था, और ये जो सैंक्शंस लगे किस, फॉर 100 ईयर्स। अब ये थी क्या, तुर्की पे पाबंदियां लगी कि तुर्की जो है अपनी ज़मीनों से ऑयल भी नहीं निकाल सकता और ना उसे बेच सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनकी जो बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे सी पोर्ट्स का जो है टैक्स है वो भी नहीं ले सकता दूसरे मुल्कों से, यानी कि फ्री ट्रेड दी जाएगी। ऊपर से जो है एयरलाइन यूज़ करते हैं दूसरी कंट्री, उनसे भी जो है 100 साल के लिए जो है तुर्की उनसे जो है जो टैक्स होता है वो भी वसूल नहीं कर सकता। तो इसी तरह और बहुत सारे छोटे छोटे सैंक्शंस लगी 100 साल के लिए। 100 साल के बाद जो है तुर्की जो है किस्म का जो है इन सैंक्शन से आज़ाद हो जाएगा। तो अब 2023 में जाके जो है 2023 में जाके जो है ये आज़ाद होने जा रहा है। जुलाई 2023 में जाके इसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ख़त्म हो जाएंगे। आप देखते हैं क्या होता है। तो अब ऑटोमन अम्पायर तो दोबारा वापस तो आने नहीं लगी, यानी कि वो जो खिलाफत थी वो वापस नहीं आने लगी। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए तैयब उर्दगान जो है एक सूटेबल पर्सनैलिटी हैं और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड लीडर के तौर पे तैयब उर्दगान साहब। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये अब 100 साल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अब 1924 में जाके ये अबोलिश कर देते हैं किसको जी, ऑटोमन अम्पायर को बिल्कुल ही। अब इस दौरान जो है हिंदुस्तान में क्या हो रहा था जब वर्ल्ड वार 1 होती है। देखें जी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जब वर्ल्ड वार 1 हो रही होती है तो उस वक़्त जो है
हिंदुस्तान में बरसगीर में किसकी जो है ब्रिटिश एम्पायर की गवर्नमेंट होती है, अंग्रेज़ों की हुकूमत होती है। और अंग्रेज़ जो है उस वक़्त जो है वार में जो है मसरूफ़ होते हैं, और वो क्या करते हैं जी, हिंदुस्तानी फ़ौजियों को इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वार 1 में। तो इस तरह करके वो दबाव डालते हैं किस पे, कि ऑटोमन एम्पायर पे, कि वो अपनी जो खिलाफत है वो ख़त्म करें। अब उस खिलाफत को ना ख़त्म करने के लिए एक तहरीक चलाई जाती है जिसको तहरीक खिलाफत कहते हैं, या खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट चलाई जाती है। अब इसमें क्या होता, इसकी जो लीडर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, ये दोनों भाई थे। ये लीड करते हैं खिलाफत मूवमेंट के, जो है खिलाफत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और साथ जो है गांधी भी इनके साथ आके मिल जाते हैं। गांधी जो है इससे पहले कोई इतना बड़ा लीडर नहीं होता, लेकिन जैसे खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होती है उसके बाद जो है गांधी जो है एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि जब ये मूवमेंट करते हैं, मुजाहरे करते हैं, हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर दोनों को क्या करते हैं जी, जेल में बंद कर देते हैं। जब जेल में बंद करते हैं तो पीछे से इस खिलाफत मूवमेंट को लीड करते हैं जी गांधी। अब गांधी का इस खिलाफत के साथ, मुसलमानों के मसाइल के साथ क्या लेना देना। तो कुछ देर तक ये भड़काते हैं अवाम को, गांधी मुसलमानों और हिंदुओं को मिला के चलते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है खुद ही जो है ये खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं बगैर इनसे मशवरा किए। तो ये थी खिलाफत मूवमेंट। इसके बारे में डिटेल जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये साथ ही वर्ल्ड वार 1 के, इनके जब ये वर्ल्ड वार 1 हो रही थी उसके बाद जो है इसके खिलाफत मूवमेंट भी हुई इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही। ये वर्ल्ड वार 1 के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है।